चलिए आज जो फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है और फिर से हम एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। और ये वीडियो आपको होने वाला है क्लास 9th का है, ज्योग्राफी चैप्टर। ये चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय अध्ययन, यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन से इस चैप्टर का नाम है। और 13 नंबर भी चैप्टर है और इसका क्वेश्चन आंसर अति लघु पहले हमसे देखने वाले हैं, उसके बाद लघु देखेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा समय न आपका लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 नंबर, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन करते हुए आपने वहाँ की कुछ समस्याओं पर विचार किया होगा, ऐसी एक समस्या का उल्लेख करें। यानी कि मतलब आप जब क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो उस समय वहाँ पे जो कोई ना कोई समस्या तो होता ही होगा, तो वहाँ पे की एक समस्या का बताए थे। देखिए क्षेत्रीय अध्ययन की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या तथा इससे निपटने की समस्या का उल्लेख करेंगे। यानी कि हम जब करेंगे ना तो जल प्रदूषण की समस्या और उससे निपटने का हम प्रयास करने का उल्लेख करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हुए आप कैसे पता लगाते हैं कि वह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। तो चलिए इस पर आंसर है, प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होने पर क्षेत्र को उपजाऊ मान लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए आप 1 कट्ठा मतलब 1 कट्ठा खेत में का धान की खेती किए हैं और 1 कट्ठा खेत में जो धान जो होता है ना 1 कुंटल लगभग होता है। अगर मान लेते हैं आपको 2 कुंटल हो जाए तो हमसे क्या उसको मान लेते हैं जो ये भूमि क्या है, बहुत उपजाऊ भूमि है। तो वही इतनी बता, प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होने पर उस क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र हम सब मान लेते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर इसका तीसरा है, क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ है। क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ है, किसी एक का उल्लेख करें और किसी एक लाभ का जब उल्लेख भी करना है। चलिए तो देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन करने से उस क्षेत्र के मानव एवं प्राकृतिक के बीच संबंधों का पता चलता है। यानी कि जब क्षेत्र अध्ययन कीजिएगा, जब आप मान लेते हैं किसी क्षेत्र का अध्ययन कीजिएगा तो वहाँ पे मानव तथा प्राकृतिक के बीच उसके संबंधों का पता चलता है एवं उस क्षेत्र में खनिजों का पता लग चलता है। और मान लेते हैं जिस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र में ना खनिज है कि नहीं है, वहाँ पे उसका पता भी लगता है। अगर और उस क्षेत्र का अध्ययन किए रहे तो उस क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको निपटाया जा सके। चलिए अगला है लघु तरीके का पहला क्वेश्चन। लघु तरीके का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन करना क्यों आवश्यक माना जाता है। यानी कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन करना क्यों आवश्यक माना जाता है। तो इस अध्ययन का महत्व बताइए और इस अध्ययन का महत्व भी बताना है। तो चलिए देखते हैं, जब हम क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, भूमि, उस पर बसे हुए लोगों के क्रियाकलापों का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि जब हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, भूमि तथा उस भूमि पर बसे हुए लोगों के क्रियाकलापों का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिससे उसके वर्तमान तथा प्राचीन स्थिति का पता चलता है। और इस अध्ययन से ना उसके वर्तमान उस क्षेत्र का और प्राचीन स्थिति मतलब कैसा था उसका पता चलता है, जिससे कोई समस्या आने पर उसका निपटारा करा। जब मान लेते हैं इस क्षेत्र का अध्ययन किए हो रहेंगे तो अगर उस क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसके निपटारा तुरंत से तुरंत किया जा सकता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय अध्ययन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप मैदानी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां के क्षेत्रीय अध्ययन में किन किन बातों को अध्ययन करेंगे आप। तो चलिए देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, हम अगर मैदानी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो भूमि उपयोग का अध्ययन, मिट्टी के प्रकार एवं सिंचाई के साधन, हम किस प्रकार के खाद प्रयोग की जाती है उसका भी अध्ययन करेंगे, सड़क एवं परिवहन की स्थिति को देखेंगे। तो ये सभी जो है इसका अध्ययन करेंगे और वहाँ की स्थिति को देखेंगे। तो पहला तो अध्ययन करेंगे हम सब भूमि का भी अध्ययन करेंगे, उसके बाद वहाँ के मिट्टी के प्रकार की जांच करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था को देखेंगे, उसके बाद किस प्रकार की वहाँ पे जो खाद है लोग जो खाद छीट रहा है उसका भी देखेंगे, और वहाँ पे सड़क और परिवहन की व्यवस्था कैसी है उसको भी हम सब जाँच करेंगे। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बाबू कह रहा है,
पहाड़ी या पठारी इलाके में किसी क्षेत्र का अध्ययन पहाड़ी या पठारी इलाके में किसी क्षेत्र का अध्ययन प्रस्तुत करने में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख करना चाहिए। यानी कि क्षेत्रीय और पहाड़ी और पठारी इलाके का अध्ययन कर रहे हैं तो मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख करना चाहिए उसमें। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे पहाड़ी पठारी क्षेत्र के मुख्य रूप से चट्टानों की संरचना, स्थानीय मिट्टी का निर्माण, भूमि का उपयोग। यानी कि देखिए स्थानीय का मिट्टी चट्टान यानी कि चट्टान की संरचना यानी कि वह चट्टान जो है कितना मजबूत है और कब बना था, इस पर रहने से कोई घटती तो नहीं हो रहा है। उसके बाद मिट्टी का निर्माण यानी कि जो वहाँ के मिट्टी के जो निर्माण हुए किस प्रकार से हुआ और कितना वर्ष पुरानी है। भूमि का उपयोग, वहाँ पे जो लोग भूमि उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। अध्ययन करनी चाहिए और इस प्रकार से ये सब चीज़ का अध्ययन करनी चाहिए। तथा खनिज होने पर उसको निकाल कर उपयोग करनी चाहिए। और खनिज मान लेते हैं, खनिज अगर वहाँ पर होता है तो उसका निकाल कर सभी के लिए क्या उसका उपयोग करनी चाहिए। यातायात की सुविधा, पेयजल की समस्या इत्यादि का समाधान वहाँ पर करनी चाहिए। और वहाँ पे जो है यातायात की सुविधा, चाहे पेयजल की कमी जो है, चाहे अन्य प्रकार की जो कमी है उसको क्या करनी चाहिए, दूर करने चाहिए। इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए चौथा में देखिए, चौथा क्या कह रहा है। चौथा है किसी क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा हो या जल संकट उत्पन्न हो गया हो तो वहाँ के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं। किसी क्षेत्र में अगर मान लेते हैं बाबू, इसमें क्या है, किसी क्षेत्र में जो जल प्रदूषण बढ़ गया है, चाहे जल संकट उत्पन्न हो गया है, तो उस क्षेत्र पर जो उस क्षेत्र के निवासी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखेंगे देखिए, जब किसी क्षेत्र में प्रदूषण कोई प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण बढ़ने से श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। और जब ये सब यहाँ पे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जब बढ़ता है तो श्वसन संबंधित यानी कि आपके हृदय से संबंधित, फेफड़ा जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित रोग हो जाता है, रोग उत्पन्न होता है। तथा जल प्रदूषण से पीलिया बीमारी होता है और जल प्रदूषण होगा तो आपको पीलिया हो जाएगा, देह पीला होने लगेगा। भूमि प्रदूषण से खाद्य पदार्थ संबंधित बीमारी होने लगता है। भूमि प्रदूषण जब हो जाएगा, पूरा भूमि प्रदूषित हो जाएगा तो वो क्या होगा, खाद्य पदार्थ संबंधित आपका बीमारी जो है, खाना भोजन खाइएगा, दूषित भोजन कीजिएगा, जिससे पेट की तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। और वहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की बीमारियाँ के शिकार हो जाते हैं और वहाँ के निवासी जो है अनेक प्रकार की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। चलिए पाँचवा देखिए। पाँचवा कह रहा है किसी क्षेत्र में जल प्रदूषण किन कारणों से होता है और जल के अभाव को किस प्रकार से दूर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। देखिए जल प्रदूषण के पहले तक कारण बताना है, तो निम्नलिखित कारण है। पहला, नदी में उद्योग से निकले कचरे को बहाने के कारण, यानी कि नदी में जो उद्योग बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलती जो कचरा उसको क्या कर देते हैं, नदी में हम सब बहा देते हैं। इसकी वजह से नदी प्रदूषित हो जाती है, चाहे जल प्रदूषण हो जाते हैं। उसके बाद लाश को नदी में बहाने से, और लाश को क्या नदी में बहाने से ये भी प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद नदी में मल मूत्र बहाने के कारण, और जो है नदी में मल मूत्र बहाने के कारण भी क्या नदी प्रदूषित हो जाते हैं, चाहे हमारे जल जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो जाते हैं। चलिए अगला, इससे बचाव के उपाय थे। देखिए इसके खेतों में छोटे छोटे गड्ढे खनवा कर पानी का तृतीय करके एकत्रित करके, यहाँ पे पानी का एकत्रित करके वर्षा जल को एकत्रित किया जा सकता है। देखिए, और छोटे छोटे गड्ढे खनवा करके पानी को एकत्रित किया जा सकता है। वर्षा जल को एकत्रित करके भी क्या कर सकते हैं हम सब, इसका जो है जल संकट को दूर कर सकते हैं। चलिए छठा नंबर देखिए। छठा नंबर कह रहा है वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण है। देखिए उद्योग धंधे से निकलने वाले जहरीली गैस से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद गाड़ी से निकलने वाली धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी से निकलती है उस धुआं से भी क्या होते हैं, वायु प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद कोयला लकड़ी पेट्रोल डीजल का उपयोग के कारण, और कोयला लकड़ी पेट्रोल से जो कार्बन निकलती है उसके वजह से क्या वायु प्रदूषण हो जाते हैं। तो ये सब जो है प्रदूषण हो जाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।